कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर यांग ने शीशांग से चेनपिंग के फ्यूचर का प्रेडिक्शन लिया, जिसमें उन्हें पता चला कि अगर चेनपिंग साउथ में ट्रैवल करेगा तो उसे ग्रेट फॉर्चून हासिल होगा। वहीं दूसरी तरफ जैंग के ग्रैंडफादर चेनपिंग से मिलने पहुंच चुके हैं और उन्होंने ठान लिया था कि वो चेनपिंग को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। साथ ही शीशांग के छोटे भाई बाओजिन ने एंसेस्टर साओ जी को बता दिया कि उसके बड़े भाई का पोर्सिलेन स्मॉल टाउन में मौजूद ही नहीं, यानी कि वो ली फैमिली से कनेक्टेड नहीं था। सो अब इनके सामने ये सवाल था कि शीशांग आखिर है कौन। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम फायर पाइथन को देख पाते हैं जो कि बैम्बू हाउस के सामने सफाई कर रही थी। तभी शॉटंग उससे कहता है कि पागल लड़की, चल जल्दी से झाड़ू छोड़कर मेरे साथ भाग चल, वरना वो सन की बुड्ढा हम दोनों को बस अपने एक ही पाम स्ट्राइक में जहन्नुम में भेज देगा। जिस पर फायर पाइथन कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें उनसे इतना डर क्यों लग रहा, वो तो जैंग के ग्रैंडफादर है तो हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर शॉटंग कह रहा था कि हाँ वही तो मसला है ना, जैंग का दादाजी भी उसके जैसा ही सन की है। और तभी माउंटेन गॉड वेबो भी वहाँ पर पहुँच गए। इधर चेनपिंग को एक जोरदार फटका लग गया था तो ये दोनों पाइथन तुरंत ही साइड में हटकर ये सारा तमाशा देखने लगे। इधर जैंग के ग्रैंडफादर चेनपिंग से कह रहे थे कि चलो चलो जल्दी से मुझ पर हमला करो, तुम थर्ड राउंड पर हो ना, तो मैं भी अपनी पावर्स को तीसरी राउंड पर सप्रेस करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा जोर लगाकर मेरी खोपड़ी पर अटैक करो। अगर तुम्हारी मूव की वजह से मैं आधा कदम भी अपनी जगह से हिला तो समझ जाओ तुम जीत गए। वेल यहाँ पर चेनपिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में था, मगर उसने अभी तक एल्डर चेन पर कोई अटैक नहीं किया। तो एल्डर कहते कि अब क्या हुआ, तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर अटैक करने की भीख मांगू। तो चेनपिंग उनसे कहने लगा कि अगर मैंने अपना पंच थ्रो किया तो मैं अपनी पावर्स को होल्ड नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कि मैं आपको बुरी तरह से घायल कर दूं। जो सुनते साथ ही वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते लड़के, मुझे नहीं लगता कि तेरे में इतनी हिम्मत है, शायद तेरे माँ बाप ने कायर को पैदा किया है। अब अपने माँ बाप का जिक्र सुनते साथ ही चेनपिंग ने बड़ी तेजी के साथ उनके फेस पर पंच हिट कर दिया और फिर वो दोबारा से उन पर अटैक कर देता है। वैसे तो इस अटैक में एल्डर को चोट लगनी चाहिए थी, लेकिन चेनपिंग ही उल्टा घायल हो गया। वहीं पर एल्डर कहने लगे कि तुम्हारी पंचेस से तो बस मुझे थोड़ी सी गुदगुदी हुई, तुम तो मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। अगर मैं तुम्हारा बाप होता तो तुम्हारी इस नाकामी को देख शर्म के मारे डूब मरता। जो सुनकर ही चेनपिंग को गुस्सा आने लगा। एल्डर कह रहे थे कि अच्छा हुआ तेरे माँ बाप मर चुके हैं, अब तो तेरे जैसा लूजर उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। तो चेनपिंग उनके सिर पर एक जोरदार लात जड़ देता है। वो काफी ज्यादा थक गया था, मगर एल्डर अपनी जगह से हिले भी नहीं। वो कहते हैं कि स्मार्ट बंदा वो होता जो ये समझ पाए कि उसने क्विट कब करना है, मगर तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं। और सच बताओ तो ये अच्छी बात है, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा स्मार्टनेस तो बस तुम्हारी तरक्की के रास्ते में आएगा। सब यहाँ पर चेनपिंग अपने टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगा, जिसके बाद उसने बड़े ही कुल अंदाज में हवा में छलांग लगाते हुए सीधे एल्डर के सिर पर जबरदस्त पंच हिट कर दिया। वेल चेनपिंग की इस मूव का नाम था द शेकिंग माउंटेन। भले ही उसकी ऑरा पर पूरा इलाका शेक हो गया, मगर एल्डर अपनी जगह से ठस से मस नहीं होते। वो कहने लगे वाह बच्चे, ये वाली मूव मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी, तो अब रिवॉर्ड लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते साथ ही उन्होंने चेनपिंग पर जोरदार लात जड़ दी। ये लात इतनी भयानक थी कि चेनपिंग की पसलियां उसमें डैमेज हो जाती है। वो बैम्बू बालकनी को ब्रेक करके सीधे माउंटेन गॉड के सामने जाकर पटक गया था। चेनपिंग के मुंह से ढेर सारा खून बहने लगा। वहीं पर एल्डर कह रहे थे कि तुम तो बस एक डिसअपॉइंटमेंट हो, तुमने जिस मूव का यूज किया था मैंने उसका फाउंडेशन पहले ही देख लिया है। खैर ये जो लात तुम्हें पड़ी है ये तो बस स्टार्टर थी, असली खाना तो अब तुम्हें सर्व होगा, तुम्हें पता चलेगा कि रियल सफरिंग होती क्या है। इधर बेचारे दोनों पाइथन अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उतने में एल्डर चेंग उनसे कहने लगे कि अपने मास्टर का मुंह क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से इसके लिए मेडिसिन की टब तैयार करो, टब के साथ साथ एक कॉफिन भी रेडी रखना, हो सकता है कि तुम्हारा मास्टर ज्यादा दिनों तक जिंदा ना बच पाए। इधर शाओटंग और फायर पाइथन ने चेनपिंग को उठाकर बाथ टब में रख दिया, जहाँ पर फायर पाइथन अपने मास्टर के घाव पर मेडिसिन वाटर पोर कर रही थी। चेनपिंग कहता है कि मेडिसिन वाटर बनाने के लिए ढेर सारा खर्चा लगा होगा, जिस पर वेबो कहते कि ज्यादा नहीं लगा, बस 80,000 सिल्वर टेल
मेडल्स देने पड़े थे। तो चेनपिंग कहने लगा कि निंग्याओ ने मुझे एकदम सही बताया था कि मार्शल आर्टिस्ट बनने में ढेर सारे पैसे लगते, जिस पर वेइबो कहते कि मेरे दोस्तों फिक्र मत करो, फिलहाल मैं तुम्हारा ये सारा खर्चा कवर कर रहा हूँ, बाद में तुम मुझे ये सारे पैसे लौटा देना। तो चेनपिंग ने शाओटोंग से कुछ पैसे उधार मांगे, जो सुनते साथ ही शाओटोंग कुछ कॉइन्स बाहर निकाल लेता है। वो चेनपिंग से पूछ रहा था कि मास्टर, इतना सारा खर्चा हो रहा, क्या आपको इसके लिए बुरा लग रहा है? तो चेनपिंग ने इसमें हाँ में जवाब दिया, जिस पर शाओटोंग उसे समझाने लगा कि मैं कई सौ सालों तक यू रिवर पर राज करता रहा, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मुझे मेरी असली औकात पता चल गई। मैं तो बेफिक्र होकर सुसु भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि कहीं कोई डेटी मुझ पर बेवजह अटैक न कर दे। ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं होती। अगर आप दुनिया घूम रहे हो तो आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप पावरफुल से पावरफुल दुश्मन को भी रास्ते से हटा सको, और इसी वजह से आपका ताकतवर बनना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगले दिन चेनपिंग दोबारा से एल्डर की मार खाने पहुंच गया। उनके एक ही फटके में वो ब्लड की उल्टियां निकाल रहा था। वहीं पर एल्डर उससे कहते कि मैं तुम्हें शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ कि कल जो तुमने मार खाई थी वो तो बस मैं तुम्हारी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना रहा था, मगर आज से तुम्हारी बॉडी और सोल की टेम्परिंग शुरू होगी, जो कि काफी ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। अगर तुमने बीच में ही हार मान ली तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस लॉस्ट हो जाएगी। शुरुआत में मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें काफी सारी मार खानी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारा अंत हूँ। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जब गॉड ऑफ थंडर अपने रथ पर सवार होकर अपने ड्रम्स बीट करता था, तब उस आवाज से ही हेवंस के कई सारे ईवल्स डर के मारे कांप जाते थे। इस तरह से ईवल का नाश होकर राइचसनेस को अपहोल्ड किया जाता था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में दुनिया घूमने निकला, उस वक्त मैंने एक हेवनली मास्टर देखा। वो अपनी ड्रम को थंडर पावर का यूज करके बीट कर रहा था। उसे देखकर ही मुझे इंस्पिरेशन मिली और मैंने अपनी एक स्पेशल टेक्निक को क्रिएट किया, जिसका नाम है डिवाइन ड्रम स्ट्राइक। तो बच्चे अब तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी टेक्निक के मेरे 5 पंचेस खाने पड़ेंगे। और अब एल्डर ने चेनपिंग की पसलियों पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए। उनका 5वां पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि उसके हिट होते साथ ही चेनपिंग की सोल भी 1 सेकंड के लिए उसकी बॉडी से बाहर आ गई। चेनपिंग काफी पीछे तक घसीटा गया और वहीं पर एल्डर कह रहे थे कि मैंने इस टेक्निक को इतनी सही तरीके से यूज किया कि इसका इम्पैक्ट सीधे तुम्हारी सोल पर हुआ। चलो अब तैयार हो जाओ, मैं एक बार फिर से उसी मूव का यूज करने वाला हूँ। और फिर उन्होंने दोबारा से चेनपिंग पर वही सेम मूव का इस्तेमाल किया और चेनपिंग की बॉडी के अलग अलग हिस्सों को टारगेट कर रहे थे। साथ ही इस बार उन्होंने अपनी पावर को डबल किया था। उनकी खतरनाक एनर्जी देखकर ही दोनों पाइथन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इधर चेनपिंग जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगा, मगर वो ये भी नहीं कर पाता। एल्डर उसे बता रही थी कि पंचेस को हिट करने का एक रूल है, अपने ओपोनेंट पर लगातार अटैक करो। जितने तेज पंचेस डिलीवर होंगे वो उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे अपने पंचेस की पावर को इंक्रीज करो। अगर तुमने इस टेक्निक को समझ लिया तो तुम्हें गोल्डन इमॉर्टल की बॉडी को भी आसानी से शैटर कर पाओगे। मैं हमेशा यही सोचता था कि अगर मेरा किसी पैट्रियार्क या फिर पावरफुल मॉन्क से मुकाबला हुआ तो कितनी देर तक मेरे स्ट्राइक्स को झेल पाएगा। इधर चेनपिंग जैसे तैसे उठ जाता है, जो देखते साथ ही एल्डर दोबारा से जोश में आ गए। वो कहने लगे कि मैंने तुम पर टोटल 10 पंचेस हिट किए थे, लेकिन तुम शायद 15 को भी झेल लोगे। वेल यहाँ पर एल्डर की एनर्जी उस पूरे इलाके में स्प्रेड हो रही थी, जिसे देख वेइबो भी परेशान हो गए। इधर एल्डर चेनपिंग पर लगातार पंचेस हिट किए जा रहे थे। इस बार 5 पंचेस के 3 सेट उस पर डिलीवर किए जाएंगे, और यहाँ पर वो बस चेनपिंग की धुलाई नहीं कर रहे बल्कि उसे लेक्चर भी दे रहे थे। वो कहते हैं कि मार्शल आर्ट ही एक ग्रेट पाथ है, जो कल्टिवेटर्स हमें तेवर दिखाते हुए बताते हैं कि हम सिर्फ 10वें राउंड तक ही पहुंच सकते। मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। वेल उनका ये आखिरी पंच इतना ज्यादा ब्रूटल था कि वहाँ पर एनर्जी के कई सारे फ्लक्चुएशंस रिलीज होकर चेनपिंग बुरी तरह से घायल हालत में टावर के सीधे बाहर पटका गया। एल्डर कहने लगे कि जो लोग हमें नीचा दिखाते हैं तुम्हें उन्हें जवाब देना होगा। वहीं पर चेनपिंग के कपड़े खून से लथपथ हो गए। साथ ही शाओटोंग भी काफी ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगा कि इस बुढ़े का अपने माइंड पर का कंट्रोल हट चुका है, मुझे अब मास्टर के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही। वहीं पर एल्डर दोबारा से चेनपिंग के साथ भिड़ गए थे। वो उस पर हमले करते हुए बताने लगे कि मैं दुनिया की बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड्स छान मारे। वहाँ से मुझे एक किताब मिली थी जिसमें रेन डेटी की कहानी है। वो बंदी मॉर्टल्स को लेकर काफी ज्यादा रहमदिल थी, तो उसने इंसानों की मदद करने के लिए हेवन से परमिशन लिए बिना ही बारिश कर दी, जिसके चलते हेवन ने उसे सजा दी। उसकी डिवाइन फॉर्म को गोल्ड प्लेटफॉर्म पर कैद कर दिया गया। वो डेटी
दिन रात हेवनली एम्परर की पनिशमेंट को सहन करती गई। हेवन ने उस पर न जाने कितने सारे अत्याचार किए। वेल एल्डर इसी दरम्यान चेनपिंग को काफी बुरी तरह से पीट रहे थे। चेनपिंग बस उनके लिए एक पंचिंग बैग बन गया। उनके मुक्के से वो घसीटती हुई जाकर बैम्बू ट्रीज पर हिट हो जाता है, मगर उन पेड़ों ने भी उसे दोबारा से एल्डर चेंग की तरफ ही पास कर दिया और फिर एल्डर ने एक बार फिर से उसके पेट में एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। इतना ही नहीं, चेनपिंग हवा में ही था और एल्डर वहीं पर उसकी पिटाई करने लगे। वो उसे बताते हैं कि हेवन ने उस रेन डेटी के साथ जो किया उसकी वजह से हेवन मेरा दुश्मन बन गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने एक ही मुक्के में हेवन को डिस्ट्रॉय कर दूं। और गाइस, उनकी ये मूव इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। वेल, इसका नाम है द ग्रेट लेक राइजिंग टेक्निक, जिसके चलते चेनपिंग अब बेजान होकर नीचे गिर चुका था। मगर एल्डर उस पर चिल्लाने लगे। वो उससे कहते हैं कि अभी तक मेरे पंचेस का सेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर तू इतनी जल्दी नीचे कैसे गिर सकता? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इधर बेचारी फायर पाइथन रोते हुए जाकर अपने मास्टर के सामने ढाल जैसी खड़ी हो गई। वो एल्डर से कह रही थी कि सीनियर प्लीज रुक जाए, मेरे मास्टर को और घायल मत कीजिए, वरना मैं आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। लेकिन एल्डर चेंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो कहते हैं कि अगर तेरा मास्टर नहीं उठेगा तो फिर मैं तुझे जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। जिसके बाद वो फायर पाइथन पर पंच हिट करने पहुंच गए, लेकिन फायर पाइथन भी रास्ते से नहीं हटती। वेल, इस पल में चेनपिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो अपनी अधमरी हालत में उठकर फायर पाइथन को समय रहते साइड में हटा देता है, जिसके चलते एल्डर का ब्रूटल मुक्का चेनपिंग के जबड़े पर बरस गया। यहाँ पर उस एनर्जी से चेनपिंग का शर्ट उतर चुका था और उसका ये एटीट्यूड एल्डर को काफी ज्यादा पसंद आया। वो कहते हैं कि तेरे अंदर मार्शल पाथ को फॉलो करने की चिंगारी भड़क चुकी है, इसलिए अब मुझे निराश मत करना, ऐसे ही खड़े रहो और मेरे एक और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करो। इतना कहते साथ ही उन्होंने चेनपिंग पर अपनी सेलेस्टियल मूव का फाइनल पंच हिट कर दिया, जिसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। चेनपिंग अब जमीन पर गिर चुका है। एल्डर उसे बता रहे थे कि तेरी बॉडी ब्रेक होगी, हड्डियों का चूरा होगा, तेरी सोल पर क्रैक्स पड़ेंगे, मगर इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर बस तेरी एक ब्रीदिंग ही इम्पोर्टेंट है, वो ब्रीदिंग जिसके अंदर गजब की ताकत भरी होगी। बस तुम अपनी सांसों को रुकने मत देना, बाकी सब कुछ तबाह हो गया तो भी चल जाएगा। अगर तुम्हारी सांसें रुकी तो समझ जाओ तुम फिनिश हो गए। सांस रुकना यानी कि तुम्हें कुत्ते की मौत मिल चुकी है। और अब दोबारा से पाइथन्स ने अपने मास्टर को बाथ टब में बिठा दिया। फायर पाइथन का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो माउंटेन गॉड से पूछने लगी कि सीनियर, क्या मेरे मास्टर ठीक हो जाएंगे? जिस पर वे वो बताते हैं कि चेनपिंग अगर इस फिजिकल ट्रेनिंग के आखिर तक टिका रहा तो हाँ, वो पूरी तरह से रिकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर उसने इस ट्रेनिंग को बीच में ही रोक दिया तो उसकी सिर्फ एफर्ट से जाया नहीं होंगे, बल्कि उसकी बॉडी का डैमेज हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा। वो हर पल सफर करेगा। जिस पर शाओटोंग कहने लगा कि मेरे मास्टर काफी ज्यादा टफ है, मगर वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पता नहीं वो कितनी ज्यादा पेन को सहन कर रहे होंगे। तो वेबो से कहते कि चलो मैं उस पेन को तुम्हारे सामने डिस्क्राइब करूंगा। शुरुआती पेन ऐसी है मानो किसी ने तुम्हें बिना धार वाली ब्लेड से लगातार काटने की कोशिश की। तुम्हें दर्द होता रहेगा मगर धीरे धीरे, और बाद में जो तकलीफ होती है वो मानो ऐसे होगी कि तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर एक हड्डी, हर एक मांस का टुकड़ा धीरे धीरे अलग हो रहा। और सबसे ज्यादा रिमार्केबल बात तो ये है कि चेनपिंग ने मार तब खाई जब एल्डर चेंग का खुद पर का काबू खो चुका था, मगर फिर भी चेनपिंग इसमें सरवाइव कर गया। अगर चेनपिंग की जगह कोई और होता तो उसकी बॉडी ऑन द स्पॉट शैटर हो जाती, उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती। चेनपिंग सिर्फ तीसरी राउंड का कल्टीवेटर है, मगर फिर भी एल्डर चेंग जैसे भयानक वॉरियर के पंचेस को झेल पाया। अगर मैं सच बताऊं तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि चेनपिंग का गजब का फाउंडेशन उसने कैसे बनाया होगा। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर चेंग ध्यान में बैठे हुए थे और जैसे उनका मेडिटेशन खत्म हुआ वहाँ पर एल्डर की आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर ही दोनों पाइथन पैनिक हो जाते हैं। एल्डर चेनपिंग से कह रहे थे कि चल उठकर मेरे पास आ जा, मैं तुझे आज बेहतरीन सा रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। तो चेनपिंग भी बहादुरी के साथ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। मास्टर उससे कहते हैं कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी में मौजूद हर एक बोन को ब्रेक करूंगा। और अब एक बार फिर से इन दोनों का मुकाबला शुरू हो जाता है। मास्टर के लगातार पंचेस चेनपिंग पर बरसते जा रहे थे और वो एक को भी काउंटर नहीं कर पाता। एल्डर बता रहे थे कि एक बार मैंने कैलवरी आर्मीज की फाइट देखी थी। उनके एलिफेंट्स आपस में टकराए और उन्होंने पहाड़ों को हिला दिया, तो उनकी फाइट देख इंस्पायर होकर ही मैंने इस मूव को क्रिएट किया है। सो चलो मिलो मेरी नई मूव को, इसका नाम है आयरन
डेलीवरी फॉर्मेशन स्ट्राइक। और यही सारी बातें बताते हुए उन्होंने चेनपिंग की हड्डियां तोड़ना शुरू कर दी, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल था। चेनपिंग की हड्डियां ब्रेक होने से वो सीधा घुटनों पर आ चुका था, मगर एल्डर उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो बस मेरे सामने टिके रहो। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी ताकत बची है उस सब का इस्तेमाल करके मेरे माथे पर अटैक करो, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तीसरी realm का बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और फिर उन्होंने अपने एक और जबरदस्त पंच के साथ चेनपिंग को बेहोश कर दिया। और अब एज यूजुअल मार खाने के बाद चेनपिंग मेडिसिन वाटर में बैठ गया था। साथ ही यहाँ पर फायर पाइथन और भी ज्यादा रोने लगी। वो कहती कि काश मेरे मास्टर को अब ज्यादा दर्द महसूस ना हो, जिस पर शॉटोंग कह रहा था कि 3 दिनों तक लगातार इनकी सोल को टेम्पर किया गया। चौथे दिन इनकी बॉडी पर हैमर जैसे हमले किए गए, और वो बुढ़ा इस बात का ख्याल रखता है कि उसका हर एक अटैक पिछले अटैक से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो। तो तुम ये बात सपने में भी मत सोचना कि हमारे मास्टर को उस बुढ़े के हाथ के मार खाने की आदत पड़ जाएगी। वेल यहाँ पर शॉटोंग को रियलाइज हो चुका था कि अब उसने भी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब अगले दिन चेनपिंग दोबारा से मास्टर के सामने मार खाने पहुंच गया। वो उसे बता रहे थे कि मैंने तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने में हेल्प की, तुम्हारी मेरिडियंस को क्लींस किया और तुम्हारी बॉडी में मौजूद हर एक बोन को रिबिल्ड किया। उसके बाद मैंने तुम्हारी करेज को स्ट्रेंथन अप किया और तुम्हारी स्पिरिट को शार्प बनाया। वेल ये सारी चीजें तो हो चुकी, लेकिन अभी भी सबसे मुश्किल ट्रायल बाकी है। आखिरी ट्रायल का नाम है पियर्सिंग द हार्ट। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। इस ट्रायल के दरमियान तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम्हारे दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर डैगर से वार हो गया, तुम्हारे दिल को धीरे धीरे कुरेदा जा रहा, और ये फीलिंग वाकई गजब की होगी। इसीलिए आज हम लोग पंचेस को पूरी तरह से स्किप करने वाले हैं। आज का दिन होगा खाल उधेड़ने का, और ये तुम खुद के हाथ से करोगे। और ये सुनते साथ ही चेनपिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है सीनियर कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? जिस पर एल्डर कहते हैं दिमाग खराब, बल्कि आज के ही दिन तो मेरा दिमाग काफी ज्यादा ठिकाने पर है। और फिर उन्होंने खुद के ही सीने पर अटैक करते हुए अपने फ्लैश को टीयर अप करना शुरू कर दिया। वो चेनपिंग से कह रहे थे कि जल्दी से अपने नाखूनों से खाल को उधेड़ना शुरू करो। मास्टर का ये रूप देखकर ही चेनपिंग तो डर के मारे नीचे गिर गया। सो गाइस इस पूरी सीरीज में आज ही वो पहला ऐसा मोमेंट आया है जिसमें चेनपिंग की खुद फटकर 4 हो गई। उसने पहले भी न जाने कितने ही सारे अपोनेंट्स को फेस किया था, लेकिन आज उसे अपने ही हाथ से खुद को घायल करना होगा। इधर एल्डर ने खुद को काफी ज्यादा घायल किया। वो चेनपिंग से कह रहे थे कि अब टाइम पास करना बंद करो, अगर तुमने अभी के अभी अपनी खाल नहीं उधेड़ी तो ये काम तुम्हारे लिए मैं करूंगा, और यकीन मानो ये काम तुम्हें मेरे हाथों से अच्छा नहीं लगने वाला। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर फायर पाइथन ने अपने मास्टर के खून को साफ किया था, यानी कि पियर्सिंग द हार्ट आज के दिन कंप्लीट हुआ। और अब अगले ही दिन दोबारा से ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले तो चेनपिंग एल्डर पर एक भी पंच हिट नहीं कर पाता था, लेकिन आज के दिन उसने 2-4 पंच मैनेज कर लिए। मगर बस कुछ ही देर में मास्टर ने अपने मुसलसल हमलों से उसकी हालत खराब कर दी, जिसके बाद उन्होंने चेनपिंग पर एक जोरदार हमला करते हुए उसे जमीन पर पुश कर दिया। यहाँ पर चेनपिंग बेजान होकर नीचे गिर गया था। तो मास्टर उससे कहते कि बस इतना ही दम था, चलो जल्दी से यहाँ आकर मेरी मार खाओ। सच बताओ तो मुझे तुम्हारे माँ बाप पर गुस्सा आ रहा है, उन्होंने तो बचपन में ही तुम्हारा गला घोट के तुम्हें मार देना चाहिए था। अब ये सुनते साथ ही चेनपिंग दोबारा से उठकर खड़ा हो गया। अरे अब जैसे वो एल्डर पर अटैक करने जाता है, उन्होंने एक फटके में दोबारा से उसे नीचे पटक दिया। जो देख मास्टर उससे कह रहे थे कि बच्चे आज तुम मुझे काफी ज्यादा डल नजर आ रहे, तो क्यों ना तुम में थोड़ा सा जोश भरा जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता, और इसी वजह से तो मैं उन्हें गालियाँ देता हूँ, ताकि तुम्हारा जोश बिल्कुल भी ठंडा ना पड़े, तुम्हारा खून हमेशा उबलता रहना चाहिए। इधर चेनपिंग जैसे तैसे एक बार फिर से उन पर हमला करने गया, लेकिन मास्टर एक जोरदार लात के साथ उसे वहीं पर बेहोश कर देते हैं। बाथ टब में चेनपिंग ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, वो अपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार था। और यही तो एल्डर चेंग का प्लान है, वो चेनपिंग को लोहे जैसा सख्त बनाना चाहते। अब रात के समय चेनपिंग जब आराम कर रहा था, तभी माउंटेन गॉड वेइबो उससे मिलने पहुंच जाते हैं। वो चेनपिंग को बता रहे थे कि तुम्हारे दोनों नन्हे पाइथन तुम्हें लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम काफी दिनों से उनसे कोई बात नहीं कर रहे। तो चेनपिंग कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन है कि मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता, प्लीज आप मेरे
मेरी तरफ से उन्हें बता दीजिए कि मैंने उनसे माफी मांगी। जिस पर वेबो कहने लगे कि ये बात तुम उनसे भी कह सकते हो, लेकिन चेनपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहता है कि अगर मैंने उन दोनों को ये बात बता दी कि मुझे काफी ज्यादा तकलीफ है तो हो सकता है कल मैं मास्टर के सामने ना जा पाऊँ। उन दोनों के चेहरे पर मायूसी देख मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाएगी। जिस पर वेबो कहने लगे ठीक है, मैं उन दोनों से बात करूंगा। और अब इसी पल में चेनपिंग को आलियांग की याद आ गई। उस वक्त चेनपिंग ने आलियांग से वाइन मांगी थी तो आलियांग उसे बताता है कि मेरे पास ढेर सारी वाइन है, लेकिन हमने उस वक्त बिल्कुल शराब नहीं पीनी चाहिए जिस वक्त हमारा दिल टूटा हुआ हो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम पूरी तरह से शराबी बन जाओगे। मेरे दोस्त, शराब तो उस वक्त पियो जब तुम्हारा दिल खुश है, और क्या पता तुम एक वाइन इमॉर्टल बन जाओ। सब इन्हीं सारी बातों को याद करके चेनपिंग ने वेइबो से वाइन ली। इस वाइन के पॉट में भी उसे निंग्याओ नजर आ रही थी। उसे देखते साथ ही चेनपिंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और अब यहाँ पर वो काफी सारी वाइन पीने लगा और नशे में पूरी तरह से धुत हो गया था। वो वेइबो को बता रहा था कि इस वाइन की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मगर इन्होंने मेरी खूबसूरत यादों को ताज़ा किया जिससे मुझे सुकून मिला है। और अब चेनपिंग ने क्लिफ पर जाकर नशे की हालत में प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो अपने सामने मौजूद चट्टान पर न जाने कितने ही सारे पंचेस की बारिश करने लगा। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर एक प्लीजेंट स्माइल थी। और अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है। एल्डर चेंग जैसे अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि चेनपिंग उनका इंतजार कर रहा है। उसे देखकर ही एल्डर के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं पर चेनपिंग बिना कुछ कहे फाइट के लिए तैयार हो गया। जो देख एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ये स्पिरिट अच्छा लगा, चलो फिर फटाफट से अपना इनाम लेने के लिए तैयार हो जाओ। और उतने में चेनपिंग ने उन पर एक पंच हिट कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एल्डर यांग को देख पाते हैं जो कि अपने स्मोकिंग के मजे ले रहे थे। और उतने में उनकी नजर पड़ी चेनपिंग पर। उन्होंने देखा कि चेनपिंग अपने मसल्स को रिलैक्स कर रहा है तो उससे कहते कि शायद तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा ब्रूटल है। जिस पर चेनपिंग ने भी हाँ में जवाब दिया। तो मास्टर यांग उसे बताने लगे कि कल्टीवेशन की बात आसान नहीं होती। अगर तुम इस रास्ते में पीछे छूट गए तो हमेशा पीछे रहोगे। तुमने जिस ट्रेनिंग को फेस किया वो तो बस एक शुरुआत है। जिस पर चेनपिंग कह रहा था हाँ मैं जानता हूँ कि ये तो बस शुरुआत है और मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ मैं इसे अडॉप्ट कर लूंगा। और अब मास्टर यांग ने उसे अपने घर में इनवाइट किया। वो उसे बता रहे थे कि तुम्हारे वुडन सोर्ड की जो स्पिरिट थी वो अब मेरे पास है, तो स्पिरिट की पेमेंट के तौर पर मैं बस एक बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जल्दी मास्टर वान की तलवार कंप्लीट हो जाएगी। जैसे उस सोर्ड का काम पूरा हो जाए तुम उसे लेकर सीधे साउथ की तरफ रवाना हो जाओगे। तुम एक दिन भी डिले नहीं करोगे और यहाँ से जाने के बाद 5 सालों तक यहाँ पर वापस मत आना। तो चेनपिंग उनसे क्यूरियस होकर पूछने लगा कि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो क्या होगा। जिस पर एल्डर हंसते हुए कहने लगे कि अगर तुम नहीं गए तो फिर मारे जाओगे। जब भी इमॉर्टल्स की बैटल होती है मॉर्टल्स बेवजह उसमें मारे जाते। सो अगर तुम यहाँ पर रुके तो दफनाने के लिए तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिलने वाली। तभी चेनपिंग उनसे कहता है कि सीनियर एक बार आपने मुझे बताया था कि स्मॉल टाउन हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे टाउन में ऐसी कौन सी खास बात है जो इसे स्पेशल बनाती। तो एल्डर ने वहाँ पर अपना स्मोक रिलीज करते हुए कुछ विजन्स दिखाना शुरू कर दिए। वो बताने लगे कि स्मॉल टाउन वैसे तो हमारी हथेली जितना छोटा है, लेकिन यहाँ पर इतनी हिडन पावर है जिसे तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक इमॉर्टल और ड्रैगन की बैटल ने इस टाउन को पावरफुल बनाया। दुनिया के सबसे पावरफुल 4 सेजेस ने इसी टाउन पर अपना एक पैक्ट साइन किया था। दरअसल पहला ये स्मॉल टाउन असेंशन पाथ का प्लेटफॉर्म था। न जाने कितने ही सारे मॉर्टल्स इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके इमॉर्टल्स बने और जो इमॉर्टल्स थे वो बने डिवाइन स्पिरिट। स्मॉल टाउन के सीने में कुछ ऐसा दफन है जो हेवन को पसंद नहीं आता। इसी वजह से यहाँ का हर एक बंदा अपनी तकदीर पर निर्भर करता है। चाहे किसी बंदे के पास कितना ही गजब का फॉर्चून क्यों ना हो, वो उसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर तुम्हें वो पुरानी श्राइन तो याद ही होगी जहाँ पर न जाने कितने ही सारे इमॉर्टल्स के नाम लिखे गए। स्मॉल टाउन का हर एक बच्चा उस पर अपना नाम लिखता था, मगर जिनके भी नाम लिखे गए उनमें से आधे तो मर चुके हैं और जिन्होंने सरवाइव किया वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल फिगर्स बने। हमारे स्मॉल टाउन का हर एक बच्चा बस अपनी तकदीर को फॉलो करता है और अगर बात मेरी की जाए तो मैं इन सब पर नजर रखता हूँ। तभी चेनपिंग उनसे कहता है कि सीनियर मैं आपकी
बात को नहीं समझा। आप चाहते हो कि मैं 5 सालों तक स्मॉल टाउन में पाँव न रखूं, तो फिर 5 साल में कहाँ जाऊंगा। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें निंग्याओ तो पता ही होगी। दरअसल वो लड़की सोड ची वॉल से बिलोंग करती है और तुम यूँ समझ लो कि सोड ची वॉल हमारी दुनिया का आखिरी छोर है। हमारी हावरान की दुनिया वहीं पर खत्म हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि तुम निंग्याओ की सोड लेकर उसके पास चले जाओ। वो सोड ची वॉल यहाँ से हजारों मील दूर है, तो तुम्हारा ये सफर आसान नहीं होगा और तुम्हें ये सफर अकेले ही पूरा करना है, क्योंकि कोई इस लायक भी नहीं कि तुम्हारे साथ भेजा जाए। लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी हेयर पिन मेरे साथ ट्रेड करनी होगी। तो चेनपिंग भी अपनी हेयर पिन देने के लिए राजी हो गया, लेकिन वो एल्डर यांग से कह रहा था कि वो एक दिन जरूर से इसे दोबारा से हासिल करेगा। सब चेनपिंग की हेयर पिन लेने के बाद मास्टर यांग ने यहाँ पर एक फ्लाइंग सोड को समन कर लिया। वो कहने लगे कि मेरी ये ग्रीन सोड काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट सेकंड रॉयल वाला बंदा भी इसे आसानी से विल्ड कर सकता। चेनपिंग को भी ये तलवार काफी ज्यादा प्यारी लगी और उस तलवार ने सीधे उसके माइंड स्पेस में एंटर किया। एल्डर यांग उसे बता रहे थे कि मैंने इस तलवार का नाम रखा है सोड 15। मास्टर यांग चेनपिंग को बता रहे थे कि मैं तुम्हें एक टेक्निक के 2 सेट सिखा दूंगा, जिसकी मदद से तुम सोड 15 को हैंडल कर सकते हो। एक सेट को मास्टर करने के बाद तुम इस सोड को नर्चर कर पाओगे और दूसरा सीखने के बाद तुम इसे कंट्रोल कर लोगे। जिसके बाद हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मास्टर यांग की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। मास्टर यांग उसे बता रहे थे कि 2 सोर्ड्स को एक साथ नर्चर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये दोनों तलवारें आपस में झगड़े करके तुम्हारे माइंड स्पेस को तबाह कर सकती है, इसलिए तुम्हें जल्दी से इन्हें कमांड देना सीखना होगा। तो चलो अब जल्दी से सोड 15 को बाहर बुला लो। अब चेनपिंग ने जैसे उस सोड को समन किया, वो सोड उसे अपने पीछे भगाने लगी। वो तलवार तो बिल्कुल उसकी बात नहीं मान रही थी। जो देख मास्टर यांग चेनपिंग को बताने लगे कि दरअसल सोड 15 के पहले सारे मास्टर्स एक लेजेंडरी फिगर्स थे। उसने हमेशा ताकतवर बंदे को ही अपना मास्टर बनाया और अब वो बेचारी तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ फंस चुकी है, तो उसका नखरे दिखाना तो बनता ही है। मगर अच्छी बात तो ये है कि भले ही ये तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी इसने तुम्हें अपना मास्टर बना लिया, क्योंकि तुमने स्पीड के सेंस को ग्रास्प किया है। और इस सोड की भी असली ताकत इसकी रफ्तार है। ये अपने दुश्मन पर इतनी तेज रफ्तार के साथ अटैक करती कि उसे इसकी खबर भी नहीं लग सकती। तो अब चेनपिंग भी सोड 15 को समझाने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हर रोज तगड़ी मेहनत करूंगा। मेरा यकीन करो, मैं कभी तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही सोड 15 भी उसकी बात मानते हुए माइंड स्पेस में चली गई। मगर उसका स्वागत करने के लिए चेनपिंग की मॉर्निंग स्टार तलवार ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। और फिर क्या, इन दोनों ने एक दूसरे को घूरने के बाद आपस में फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन इन दोनों तलवारों के झगड़ों का असर हो रहा था चेनपिंग पर। उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उन दोनों से कह रहा था कि प्लीज अगर तुम्हें झगड़े करने ही है तो बातें करो, लेकिन एक दूसरे पर लाते और मुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं। चेनपिंग की बातें सुनकर ही मास्टर यांग की हंसी छूट गई। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी उस पहली सोड का तो नहीं पता, लेकिन मेरी सोड 15 हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहेगी। और अब सीन शिफ्ट होकर हम चेनपिंग को देख पाते, जो कि एल्डर चेंग के सामने प्रैक्टिस कर रहा था। और वहीं पर एल्डर चेंग उसे एक मैनुअल पढ़ के सुनाते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस किताब में हारने वाले को भी काफी ज्यादा इज्जत दी गई, लेकिन मेरे ख्याल से हारने वाला कुछ भी डिजर्व नहीं करता। अगर तुम किसी के साथ बैटल करते हो तो तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन है, एक तो उस बैटल को जीतो या फिर खुद को खत्म कर दो। और इसी वजह से मुझे तुम्हारी ये किताब बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो चेनपिंग उनसे कहने लगा, चलो पसंद नहीं आई ना तो जल्दी से उसे वापस कर दो। एल्डर उसे बता रहे थे कि बच्चे, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करते हुए मैंने तुम्हें न जाने कितने ही सारे किस्से और कविता सुनाई, तो बताओ फिर उनमें से तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि आपने मुझे बताया था कि हमारा अपोनेंट चाहे कोई भी क्यों ना रहे, हमारे पंच में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उसे डिलीवर करने के बाद उस बंदे की सोल पर उसका असर हो जाए। अगर वो मुकाबला हम हार भी जाए तो भी हमारी स्पिरिट हारनी नहीं चाहिए, चाहे तुम्हारे सामने कोई टाविस्ट हो, एम्परर हो या फिर डेटी हो। तुम सिर्फ उस पर अपना कहर बरसाओगे, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनकर ही एल्डर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। चुनटेलर लियो चेन को देख पाते हैं, जो कि रास्ते पर अपना ठेला लगा के आराम फरमा रहा था। वो कहने लगा, बुद्धा मेरी रक्षा करे और मैं इस टाउन
ग्राउंड से फायदे के साथ वापस जा पाओ, वो भी बिना किसी परेशानियों के। और उतने में शाओलियांग उससे मिलने पहुंच जाती है। लियो चेन पूछने लगा कि बताओ फिर चेनपिंग से मिलकर तुम्हें कैसा लगा। तो शाओलियांग बताती है कि जूनियर अंकल, क्या आपको इस बात का डर नहीं लगा कि मैं चेनपिंग को खत्म कर दूंगी? जिस पर लियो चेन कहने लगा कि अगर तुम उसे मारने की कोशिश करती तो मैं खुद बीच में आकर तुम्हें रोक लेता, और अगर तुम उसे नहीं भी मारती तो भी ये हम्बल डाविस तुम पर जबरदस्ती नहीं करता। मगर तुमने तो बड़ी ही अजीब सी चाल चली। तुमने चेनपिंग को बताया कि जब वो मौत के कगार पर होगा उस वक्त तुम उससे शादी कर लोगी। सच बताओ तो मुझे तुम पर हंसी आ रही है। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ऐसी हरकतें करके, ऐसा ईवल बिहेवियर के साथ तुम वाकई कल्टीवेशन की ऊंचाइयों पर पहुंच पाओगी? तुम चेनपिंग की किस्मत उससे छीनना चाहती हो और तुम्हारा ये फैसला मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब ये सुनते साथ ही शाओलियांग पैनिक होकर उससे पूछती कि सीनियर आप एग्जैक्टली हो कौन? तो लियो चेन उससे कहने लगे कि ये सवाल तुमने अपने अंकल ज़ो ली से पूछना चाहिए। जिस पर शाओलियांग बताती है कि ये सवाल मैंने उनसे ऑलरेडी पूछ लिया था। उन्होंने मुझे बताया कि आप वो गुत्थी हो जिसने सेंट जीशांग को टॉर्मेंट किया, मगर फिर भी वो आपको सुलझा न सके। जिस पर लियो चेन कहते हैं हाँ ये बात सच भी है और झूठ भी। दरअसल लॉर्ड जीशे ने डाली डायनेस्टी के 3 कल्टीवेटर्स की मांग की। शीशांग यानी कि बाओ पिंग का बड़ा भाई, दूसरा है माओ कुजान जिसे मेरे सीनियर मार्शल ब्रदर ने चुना था, और तीसरी हो तुम। तुम्हें चुनने वाला मैं था क्योंकि तुम उस पाथ पर चल रही हो जिस पर एक जमाने में मैं भी चल चुका हूँ। हमारे जैसे लोग इल्यूजन्स को ब्रेक करके सच्चाई का पता लगाते हैं। खैर मैंने तुम्हें अपने डिसाइपल बनाने का फैसला लिया, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना एक ट्रेजर दिखाऊं। ये कोई मामूली गिफ्ट नहीं है। जब मैं किंगमिंग हेवन से इस दुनिया में डिसेंड हुआ था उससे पहले मैंने ये गिफ्ट मेरे मास्टर से काफी ज्यादा मशक्कत करके ऑब्टेन किया। और अब लियो चेन अपने गिफ्ट की पावर शाओलियांग को शो करने लगा। दरअसल वहाँ मौजूद हर एक चीज समय में पीछे जा रही थी, जो देखकर ही शाओलियांग के तो होश ही उड़ गए। वो कहती कि आपने तो समय की रेत को पीछे रिवर्स कर दिया। ऐसी शानदार डिवाइन एबिलिटी कोई नॉर्मल कल्टीवेटर पजेस नहीं कर सकता। तभी लियो चेन कहने लगा कि क्यों ना थोड़ा सा टाउन को एक्सप्लोर किया जाए। तुम मेरे पीछे आ जाओ, और हाँ तुम्हें मेरे क्लोज रहना होगा क्योंकि हम दोनों भी अब समय में पीछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। अब ये सीन यहीं पर कट हो के हम शाओटोंग को देख पाते हैं जो कि लेक से मछलियाँ पकड़ रहा था, और उतने में सुइजैंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कह रहे थे कि लियोपो माउंटेन पर काफी शानदार बैम्बू टावर बनाया गया है, और उतने में शाओटोंग उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो कह रहा था बुड्ढे मेरे मास्टर फिलहाल किसी भी विजिटर से मिलना नहीं चाहते, तो चलो अब जल्दी से अपना रास्ता नापो। तो सुइजैंग कहने लगे कि बच्चे मैं यहाँ तेरे मास्टर से मिलने नहीं आया, बल्कि मैं तो। लेकिन तभी शाओटोंग उनकी बात काटते हुए कहने लगा कि अगर तुम मास्टर से मिलना नहीं चाहती तो फिर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगता तुम बुड्ढे हो तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठा सकता? चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, और अगर तुम्हें हमारे घर में एंटर करना है तो फिर तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। अब इस बेचारे शाओटोंग को क्या ही पता कि वो इस दुनिया के सबसे भयानक बुड्ढे के मुंह लग रहा है। सुइजैंग अपनी शांत आवाज में उससे पूछ रहे थे कि क्या वाकई तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो? अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो तुम्हें यहाँ पर लेटाने में मुझे कोई मसला नहीं होगा। जो सुनते साथ ही शाओटोंग जोर जोर से एल्डर चेंग को आवाजें देने लगा। वो कह रहा था ग्रैंडपा यहाँ पर एक बुढ़ा मरने आया है, क्या प्लीज आप यहाँ पर आकर इसे कब्र तक पहुँचा सकते हो? लेकिन एल्डर चेंग तो बैठे बैठे खराटे मार रहे थे। तो शाओटोंग सुइजैंग से कहने लगा कि अब तो तुम गए काम से। मेरे ग्रैंडपा चेंग की खासियत है कि वो जब भी नींद से उठेंगे एक दो को टपका देंगे, और जिस तरह से मैं चिल्लाया था तो जल्दी नींद से उठने वाले हैं। जिस पर सुइजैंग कहने लगे कि क्या ही इत्तेफाक है, दरअसल मेरे भी ग्रैंडफादर का नाम चेंग है और मैं यहाँ पर उन्हीं से मिलने आया हूँ। और फिर उन्होंने जिस अंदाज में शाओटोंग के कंधे पर हाथ थपथपाया वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये बंदा तो हद से ज्यादा पावरफुल होगा। उतने में ही फायर पाइथन ने वहाँ आकर शाओटोंग का मुंह बंद कर दिया, वरना ये बेवजह सुइजैंग के हाथों मारा जाएगा। सुइजैंग पूछ रहे थे कि क्या तुम लोग मुझे अंदर जाने की इजाजत दे रहे हो? जो सुनते साथ ही शाओटोंग तो सीधे उनके सामने जाकर पसर जाता है। वो कह रहा था सीनियर प्लीज अंदर आ जाए। वो थर थर कांप रहा था कि कहीं सुइजैंग उसे अपने पाँव के नीचे कुचल न दे, मगर सुइजैंग ऐसा नहीं करते। और अब एल्डर चेंग और सुइजैंग आमने सामने थे। एल्डर चेंग सुइजैंग से पूछने लगे कि तुम इतनी जल्दी बुढ़े कैसे हो गए? जिस पर सुइजैंग जवाब देते हुए बताने लगे कि 20 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था और तब से ही सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भटकता रहा। उसके बाद 100 सालों तक राइज एंड फॉल होता गया, फिर मैंने अपना सेक्ट भी छोड़ दिया। उसके बाद का सारा समय मैंने डाली डायनेस्टी में गुजार दिया। मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसे आप एटिक में पढ़ाई करने के लिए बंद कर देते थे।
थे। और अब आप भी सुई फैमिली के वो पैट्रियार्क नहीं रहे जो हमेशा किताबों में खोए रहते थे। हम दोनों भी बुढ़े हो गए, समय की मार से कोई भी बच नहीं सकता। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। तो सुई जैंग कहते हैं कि घर छोड़ने के बाद मैंने अपना नाम सुई चान से सुई जैंग में बदल दिया। मेरी सोल को मैंने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया था और अब मेरा एक यंग फॉर्म भी है। इधर दोनों पाइथन इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर सुई जैंग बताने लगी कि मेरा यंगर वर्जन काफी ज्यादा स्मार्ट और नेक दिल है। उसे भी पहाड़ों और रिवर्स को देखकर खुशी मिलती तो वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि भले ही तुम्हारी यंग फॉर्म नाइव और नेक दिल है, लेकिन वो मेरा ग्रैंडसन नहीं हो सकता। मेरा तो उससे कोई लेना देना नहीं। जिस पर सुई जैंग कहते हैं कि आप तो शुरू से ही ऐसे हो, आपके लिए बस वही चीजें मायने रखती जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक चीज बस आपके ही इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जो सुनकर ही एल्डर और ज्यादा भड़क गए। वो कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन कभी ऐसी तीखी बातें नहीं करता था। अगर उसने किसी के लिए कुछ गलत बोला भी तो भी वो उनके बारे में अच्छी बातें ज्यादा करता था। वो मेरी फैमिली के साथ अच्छा था। उसकी कविताएं भी सुंदर थी। सुई जैंग नोटिस करते हैं कि अब उनके ग्रैंडफादर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन्हें शांत रहने के लिए बता दिया। साथ ही वो कह रहे थे कि पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होने वाला। आप चाहे उन्हें कितना भी क्यों न खंगालो, आपके हाथ में हमेशा धूल आएगी। तो एल्डर चेंग कहने लगे कि तुम डैली के एडवाइजर बन चुके हो, एक ऐसा शख्स बन गए जो इस आधे कॉन्टिनेंट की तकदीर को अपने हाथ में लेकर घूमता है। मगर फिर भी तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि अपने ग्रैंडफादर के साथ बात कैसे करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें ठीक से ना देखूं तो पहचान भी नहीं पाऊंगा कि तुम मेरा ही खून हो। जिस पर सुई जैंग कहते हैं कि इंसान का दिल बहती हुई नदी जैसा है। अगर ये नदी फ्लो ना होकर एक जगह पर जम जाए तो उसमें मौजूद पानी भी सड़ जाएगा। तो आपने भी अपने दिल को खुली रिवर जैसे बहने देना चाहिए। तभी एल्डर चेंग उससे कहते हैं कि तुम अपने साथ जू नाम के तलवारबाज को लेकर घूम रहे हो। जू के अलावा 2 और पावरफुल फिगर स्मॉल टाउन में पहुंच चुके हैं। एक तो है वो मोटा एंसेस्टर साउजी और दूसरा है लॉर्ड जीशे। तो चलो बताओ अब तुम्हारा क्या प्लान है, तुम अपने ग्रैंडफादर से क्या चाहते हो। जिस पर सुई जैंग कहने लगे कि ये बात तो आपकी हिम्मत पर निर्भर करेगी। दरअसल मैं चाहता हूँ कि आप बाइजू लिजाओ नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के हेवनली लॉर्ड जीशे को खत्म कर दीजिए। वो बंदा हमसे 3 कल्टीवेटर्स की मांग कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि डैली इसके लिए राजी होगी। जिस पर एल्डर चेंग कहने लगे कि भला उसे मारने में मुझे कौन सी दिक्कत हो रही, बताओ फिर तुम उसे रास्ते से हटाना कब चाहते हो। जिस पर सुई जैंग कहती कि ना, इतनी जल्दी हमें उसे खत्म नहीं करना, आफ्टर ऑल वो हमारा मेहमान है। लेकिन अगर जीशे ज्यादा नखरे दिखाए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर उसे मारने में जरा भी हेजिटेट ना करे। और उतने में एल्डर ने इन दोनों पाइथन्स को नीचे पटक दिया। शॉटंग कह रहा था कमाल है, बुढ़ा तो हमें दिल ही दिल में गालियां भी नहीं देने देता। और अब हम सीन शिफ्ट होकर हेवनली लॉर्ड जीशे को देख पाते हैं। वेल, इन्हीं को मारने का टास्क सुई जैंग ने अपने ग्रैंडफादर को दे दिया था। जीशे कहने लगे कि शिनसाओ सेक्ट की शाओलियांग, जेनु माउंटेन का माओ कुजान और स्मॉल टाउन का शिशांग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि इन तीनों में से डाली डायनेस्टी कितने बंदे मेरे हवाले करेगी। वही दूसरी तरफ एंसेस्टर साउजी कह रहे थे कि जीशे तो काफी ज्यादा शातिर निकला। वो ली शिशांग की मांग करके उस फॉर्चून पर कब्जा करना चाहता है जो कि उसका कभी था ही नहीं। जीशे का डावी सेक्ट तो वाकई काफी ज्यादा चालाक निकला। उसे तो लगा था कि हम उसकी चालबाजी को कभी पहचान नहीं पाएंगे। और अब एंसेस्टर साउजी लॉर्ड जू से कहने लगे कि अगर जीशे के साथ हमारी बातचीत बेकार हुई तो तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है। जिस पर लॉर्ड जू कह रहा था कि मैं तो उसे ऑन द स्पॉट खत्म कर दूंगा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम सन नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि एल्डर चेंग से मिलने के लिए बैम्बू हाउस के सामने पहुंच चुका था। उसने वहां आते साथ ही इन दोनों के सामने रिस्पेक्ट पेश की। तभी सुई जैंग सन से कहने लगे कि मैं काफी देर से तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था, मगर तुम तो मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। जिस पर सन कहता है कि मैं तो एल्डर चेंग को फॉलो कर रहा था। दरअसल आपके ही सुई क्लैन का ऑर्डर है कि एल्डर चेंग जो कि उनके पैट्रियार्क है उन पर नजर रखी जाए। अगर किसी ने भी एल्डर पर स्नीक अटैक किया तो मैं उन लोगों से निपट लूंगा। खैर, मेरा यहाँ आने का एक और मकसद है। दरअसल मैं पैट्रियार्क चेंग के साथ एक मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ सुई क्लैन के पैट्रियार्क अपने बॉक्सिंग के लिए फेमस हैं। तो अगर मैं उनसे थोड़ा सा नॉलेज गेन कर पाऊँ तो मेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जिस पर एल्डर चेंग कहते लड़के जरूर से तुझे जिंदगी जीने का जान प्यारा, इसलिए तो तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते। जिस पर सन कह रहा था कि आप तो पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में फेमस हो, आप तो बस अपनी ब्रूट फोर्स के दम पर ही 10वें राउंड पर पहुँच पाए। जब आप पंच करते हो तब पूरा इलाका शेक हो जाता
जाता, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया ताकि आपकी पंचिंग टेक्निक का थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर पाऊँ। और अगर आपसे ये टेक्निक सीखने के चक्कर में मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे गम नहीं होगा। अब ये सुनते साथ ही एल्डर चेंग भी जोश में आकर फटाफट से उसके सामने कूद गए। वो कहते हैं कि तुम छठे राउंड के कल्टीवेटर हो और यहाँ पर तुम मुझे गार्ड करने नहीं आए थे, बल्कि तुम तो मुझसे मेरी टेक्निक सीखना चाहते हो। तो सिर्फ सेल्फिश रीजन और खुद के फायदे के लिए तुमने मुझे कई दिनों तक फॉलो किया। तो बताओ क्या मेरा अंदाजा सही निकला? जिस पर सन कह रहा था कि आप एकदम सही बोल रहे, मुझे आपके जैसे पावरफुल पैट्रियार्क से फेवर चाहिए ताकि मैं भी कल्टीवेशन की ऊंचाइयों को छू सकूं। जिस पर एल्डर चेंग कहते हैं कि तुम तो एक नंबर के बेशरम निकले, और अब अगर तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुमने बस मेरे इस पंच को झेल लिया तो तुम सीधे छठे राउंड से 8वें राउंड पर पहुंच जाओगे, और अगर तुम मेरे पहले ही पंच को झेल नहीं पाए तो फिर मुझे सेकंड पंच करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। तो सन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उनसे पूछने लगा कि पैट्रियार्क, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कौन सी राउंड की पावर का इस्तेमाल करके मुझ पर हमला करोगे? जिस पर पैट्रियार्क बताने लगे कि मैंने आज तक कभी भी मेरी पावर्स का मिसयूज नहीं किया। तुम छठे लेवल पर हो ना, तो मैं बस 5वीं राउंड की ही पावर का यूज करूंगा, यानी कि मैं तुमसे भी एक लेवल नीचे की पावर का इस्तेमाल करूंगा। तो बताओ क्या तुम इसके लिए राजी हो? जो सुनते साथ ही सन तुरंत ही उनकी स्ट्राइक को झेलने के लिए तैयार हो गया। वो कह रहा था, पैट्रियार्क प्लीज मुझ पर अटैक कीजिए, इसे ही तो कहा जाता है उड़ता हुआ तीर लेना। यहाँ पर एल्डर चेंग ने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उस पर एक जबरदस्त पंच हिट किया था। इस एक ही पंच में सन की हड्डियों के साथ साथ उसकी सोल भी क्रश हो गई। उसकी इसी हालत देखकर ही दोनों पाइथन्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं पर चेनपिंग भी अपने बाथ टब से उठ चुका था। इधर सन चौंक होते हुए कहने लगा कि क्या ये वाकई 5वीं राउंड की पावर थी? अगर ये 5वीं राउंड है तो फिर मैं छठी राउंड पर कैसे पहुंच गया? और उतने में उस बंदे की बड़ी भयानक तरीके से मौत हो गई। इधर एल्डर चेंग कह रहे थे कि तेरे जैसे बंदे को मेरी पंचिंग आर्ट सीखने का कोई अधिकार नहीं। जिसके बाद दोबारा से सुइजैंग के पास वापस चल जाते हैं। सुइजैंग उनसे कह रहे थे कि ग्रैंडफादर, अगर आप इसे अपनी आर्ट सिखाना नहीं चाहते थे तो फिर आपने इसे खत्म क्यों किया? आप इसे मना करके वापस भेज सकते थे। जिस पर एल्डर चेंग कहते हैं कि ये बंदा खुद होकर मेरे पास आया था, तो मैं भला इसे वापस कैसे भेज सकता हूँ? और हाँ, मैं तुम्हारे जैसी सोच नहीं रखता। तुम तो किसी कमजोर बंदे का भी फायदा उठा लेते हो। अगर मैं अभी इसे जिंदा छोड़ता तो तुम खुद होकर इसे अपना शतरंज का प्यादा बना लेते। इधर चेनपिंग सन की डेड बॉडी के पास पहुंच चुका था। उसे तो लगा था कि वो सन को बाथटब में बिठाकर हील कर देगा, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। चेनपिंग कहने लगा कि मैं इस बंदे की फैमिली के बारे में पता लगाता हूँ, और अगर पता नहीं लगा पाया तो मुझे इसे यही कहीं पर दफनाना होगा। जिस पर एल्डर चेंग चेनपिंग से कहने लगे कि क्या तुम इस बंदे की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं, ये काफी दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए था ताकि मेरी पंचिंग आर्ट को सीख पाए, और फिर खुद होकर मरने के लिए मेरे सामने आ गया। मेरे जैसा तो प्योर मार्शल आर्टिस्ट तुम्हें इस दुनिया में नहीं मिलने वाला। मैंने आज तक कभी भी ईवल इंटेंशन के साथ कोई काम नहीं किया, और ये बंदा क्लियरली मेरा फायदा उठाना चाहता था। तो ऐसे बंदों को मैं अपना डिसाइपल नहीं बनाता। तो बताओ चेनपिंग, क्या तुम मेरी टेक्निक सीख कर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो? तो चेनपिंग उनके सामने ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं तो बस आपसे बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। तो एल्डर चेंग हंसते हुए कहने लगे कि ठीक है, फिर यहाँ आकर मेरा रिवॉर्ड लेके जाओ। आज भी मैं तुम्हारी काफी जबरदस्त तरीके से धुलाई करूंगा। वेल, यहाँ पर सुइजैंग चेनपिंग से कहने लगे कि फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। कुछ टाइम पहले तुम्हें लीजू केव हेवन का सबसे बदकिस्मत चेनपिंग के नाम से जाना जाता था, जिसके पास फॉर्चून का बस हल्का सा धागा था। लेकिन अब लीजू केव हेवन का सील हट चुका है, इसीलिए अब तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आखिरी सांस तक फाइट को जारी रखना। मगर चेनपिंग उसके सामने कोई रिस्पांस नहीं देता, और ना ही उसने सुइजैंग को ग्रीट किया। तो सुइजैंग उससे कहते हैं कि मैं तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम जीशांग के फेवरेट हो और इसी वजह से मुझे तुमसे मिलना पड़ा। अगर जीशांग ने इतना स्पेशल फॉर्चून तुम्हारे हवाले किया है तो उसके पीछे बस एक ही रीजन था। अगर उस दिन तुम कैंडिड हॉर्स खाते तो शायद आज यहाँ पर ना होते। अब ये सुनकर ही चेनपिंग काफी ज्यादा शॉक होकर अपनी जगह पर रुक जाता है। वही दूसरी तरफ लियू चिन शाओलियांग को समय में काफी ज्यादा पीछे लेकर आ गए थे। इनफैक्ट ये लोग चेनपिंग के बचपन में पहुंच गए, जहाँ पर चेनपिंग एक कैंडिड हॉर्स को खाना चाहता था। वो अपने हाथों में जो सिक्के थे उन्हें बार बार गिनता रहा। तो लियू चिन शाओलियांग से कहते हैं कि जरा मुझे बताओ चेनपिंग के दिल में क्या चल रहा होगा। जिस पर शाओलियांग बताने लगी कि चेनपिंग कैंडिड हॉर्स को खाना चाहता है, मगर वो अपने पैसे भी खर्च करना नहीं चाहता। और उतने में वो कैंडिड हॉर्स वाला जो सेलर था, उसने एक स्टिक उठाकर चेनपिंग के सामने ऑफर की। वो कहने लगा, ये लो, इसे खा
लो, तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही चेनपिंग ने खुश होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर अचानक से उसका इरादा बदल गया। वो फ्री में इन कैंडिड हॉर्स को खाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी ख्वाहिशों को मारकर वहाँ से वापस लौट गया। दरअसल कैंडिड हॉर्स बेचने वाला बंदा था लूक लांसी और इसका नाम है जोजी। लियोचिन बता रहे थे कि ये बंदा 14वीं रेल्म पर पहुंच चुका है और ये जीनियस यहाँ आया था चेनपिंग की परीक्षा लेने। और अब हम इवेंट्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। वेल यहाँ पर चेनपिंग कैंडिड हॉर्स को फ्री में खाना शुरू कर देता है। वो हर रोज जाता और जोजी से कैंडिड हॉर्स फ्री में कलेक्ट करता और फिर यही सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। शाओलियांग कहने लगी कि ये तो सारे की सारी चेनपिंग के वर्जन्स हैं, मगर ये बच्चे असली चेनपिंग से काफी ज्यादा अलग लग रहे। और तभी शाओलियांग की नजर पड़ी असली चेनपिंग पर, जो कि अभी भी अपने कॉइन्स को काउंट कर रहा था। उसका दिल तो था कैंडिड हॉर्स खाने का, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया। लियोचिन उसे बता रही थी कि दिल को काबू करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, लेकिन चेनपिंग ने ये कारनामा बचपन में ही कर दिखाया था और इसी वजह से चेनपिंग को फॉर्चून हासिल हुआ। खैर, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए दिखाया था कि तुम समझ पाओ कि हमारी ख्वाहिशों को कंट्रोल करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे अब तुम मेरी डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी हो, तो इसलिए आगे चलकर तुम नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में अपना खुद का एक सेक्ट ओपन कर पाओगी। जो सुनते साथ ही शाओलियांग ने तुरंत ही जाकर लियोचिन के सामने अपना सिर झुका दिया। फाइनली शाओलियांग ने उसे अपना मास्टर बना लिया था। वही दूसरी तरफ सुइजैंग चेनपिंग को बता रहे थे कि इस दुनिया के तौर तरीके काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। अगर बचपन में तुमने वो फ्री वाला कैंडिड हॉर्स एक्सेप्ट किया होता तो आज तुम्हारे पास ये फॉर्चून नहीं रहता, तुम उसी वक्त सब कुछ लॉस्ट कर देते। भले ही मेरी नजरें शार्प है, लेकिन मैं सेंट जीशांग जैसे तुम्हें पहचान नहीं पाया। हम सबके दिल के अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं, एक है अच्छाई की स्ट्रिंग और दूसरी है बुराई की, और तुम तो बचपन से इन दोनों स्ट्रिंग के काफी करीब से गुजरते आ रहे हो। इसलिए तुमने इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर तुम उस वक्त एक गलत कदम उठाते तो अब तुम्हारा क्या होता। वेल यहाँ पर चेनपिंग उनसे बात करने के लिए पीछे मुड़ जाता है, लेकिन सुइजैंग वहाँ से जा चुके थे। वही दूसरी तरफ लियोचिन शाओलियांग को बताने लगा कि पहला तुम एक जेड मेडन थी और अब तुम एक डाओइस्ट मास्टर की डायरेक्ट डिसाइपल बन चुकी हो, यानी कि तुम एक छोटी सी चिड़िया से सीधा फिनिक्स बन गई। तो शाओलियांग उसके सामने सिर झुकाते हुए कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इतनी ज्यादा कामयाब बनूंगी कि आपके साथ बैठकर डाओ टेक्निक को डिस्कस कर पाऊं। जिस पर लियोचिन कह रहा था कि तुम्हारा मास्टर कौन सी डिवाइन टेक्निक को इस्तेमाल करता है ये भी तुम्हें नहीं पता, तो मेरे साथ बैठने के लिए तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल सेंट जीशांग को लियोचिन की सारी प्लानिंग के बारे में ऑलरेडी पता था। वो कहते डाविस लियोचिन तुम जरा भी स्पेशल नहीं हो। वही दूसरी तरफ फायर पाइथन चेनपिंग को एक लेटर दे देती है। अब ये लेटर किसने भेजा था ये तो हमें क्लियरली बताया नहीं गया, मगर चेनपिंग इस लेटर को देख थोड़ा सा परेशान हो गया। साथ ही हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर सेंट जीशांग ने चेनपिंग को बता दिया था कि जेंटलमैन को भी फंसाया जा सकता। सच बताओ तो मैं भी एक सेंट बनना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो बस एक जेंटलमैन हूँ। गाइस आपको ये सीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि सेंट जीशांग की तो मौत हो गई, फिर वो चेनपिंग के साथ क्या कर रहे हैं। दरअसल लियोचिन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस समय को पीछे ढकेल दिया है और इसी वजह से हम सेंट जीशांग को देख पा रहे। और तभी सुइजैंग उनके सामने पहुंच जाते हैं। लियोचिन शाओलियांग को बता रहा था कि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनसे तुम्हें बार बार मिलने की इच्छा होगी, मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे की हुई एक ही मुलाकात जिंदगी भर के लिए काफी हो जाती। तुम्हारा दोबारा से उन लोगों से मिलने का मन नहीं होगा। और उन्हीं में से एक है डाली के नेशनल एडवाइजर सुइजैंग। इन्हें तो हमारी हावरान वर्ल्ड के शेर के नाम से भी जाना जाता। एक ऐसा पावरफुल टाइगर जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम बाओजिन की कैरेज को देख पाते हैं, जो कि अपने बड़े भाई शीशांग को याद करते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम उस चेनपिंग के साथ इतने अच्छे से कैसे रह लेते हो। मेरे ख्याल से आपके दिल में गिल्ट है कि आपने चेनपिंग का अधिकार छीना। और उतने में ही उसकी कैरेज रोकनी पड़ गई, क्योंकि चेनपिंग उसकी कैरेज के सामने पहुंच चुका था। जो देख बाओजिन कहते हैं चलो अब ये भाग्य है या दुर्भाग्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे चेनपिंग को फेस करना पड़ेगा। जिसके बाद वो चेनपिंग से कहता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है। मैं हूँ शीशांग का छोटा और बाओपिंग का बड़ा भाई, मेरा नाम है बाओजिन। तो चेनपिंग
चेनपिंग उससे कहता है कि बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो बाओजिन उसे बताने लगा कि मैं एक स्कॉलर हूँ, मुझे तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े करने में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्यों ना इस बार की लड़ाई को यहीं पर रोका जाए। तो चेनपिंग उससे कहता है कि तुमने जूलिन के हाथों मुझ पर अटैक किया था, तुम्हारी उसी हरकत की वजह से मैं अब किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता। इंसानी दिल कितना डार्क हो सकता है वो मुझे उस दिन पता चला। जो सुनते साथ ही बाओजिन हंसने लगा। वो कहता है शुक्र मनाओ उस दिन लिन तुम्हें मारने में नाकाम रही, वरना तुम आज मेरे सामने आकर ऐसी बदतमीजी ना दिखाते। उस बेवकूफ लिन की वजह से मुझे डाली डायनेस्टी के एम्प्रेस ने निशाना बनाया। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि हम दोनों में कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर तुम मुझे मारने के लिए इतनी सारी कोशिशें क्यों कर रहे हो। जिस पर बाओजिन कहता है सॉरी मेरे दोस्त, लेकिन मैं तुझे इसका रीजन नहीं बता सकता। तो चेनपिंग उससे कहता है कि रीजन तो तुझे बताना होगा, ताकि जब मैं तेरी छोटी सिस्टर से मिलने जाऊँ तब मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए कि मैंने तुझे खत्म क्यों किया था। तो बाओजिन उससे कहता है कि सच बताओ तो तू हमारी ली फैमिली का दोस्त ही नहीं बनना चाहिए, तुझे पता ही नहीं कि मेरे बड़े भाई ने तुझसे क्या छीना है। अभी सीन यहीं पर कट होकर हम लॉर्ड जीशे को देख पाते हैं। वो कहते हैं कि डाली डायनेस्टी अभी तक मेरी मांगे पूरी करने के लिए राजी नहीं हुई, तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक के बस मेरा वक्त जाया कर रहे हो। उतने में एंसेस्टर साउजी उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त बताओ तुम्हें वो 3 डिसाइपल क्यों चाहिए, उन 3 कल्टिवेटर्स में ऐसा क्या है जो तुम उन्हें हासिल करने के लिए डाली डायनेस्टी के दुश्मन बन गए। वैसे स्मॉल टाउन के हर एक बच्चे का लाइफ पोर्सिलेन मौजूद है और उन सबके नाम एक रिकॉर्ड में शामिल है, लेकिन इन कुछ सालों में उसमें से कुछ नाम मिसिंग हो गए। तभी सोड कल्टिवेटर जू कहता है कि चेनपिंग का पोर्सिलेन बचपन में ही शटर हुआ था, इसलिए चेनपिंग का नाम उस रिकॉर्ड में नहीं है। दूसरा बंदा है डाली का प्रिंस सॉन्ग जिनशिन, वो यहाँ पर पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसका भी रिकॉर्ड में नाम मौजूद नहीं। लेकिन हम तो उस तीसरे बंदे को लेकर थोड़ा सा क्यूरियस हो गए, उसका नाम है ली शीशांग। वही दूसरी तरफ बाओजिन चेनपिंग को बता रहा था कि मेरा बड़ा भाई शीशांग मुझसे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन मुझे वो बंदा शुरू से ही पसंद नहीं। मेरा तो छोड़ दो, मेरी मदर भी उससे प्यार नहीं करती और इसी वजह से मैंने मेरे बड़े भाई पर बचपन से ही ध्यान रखा। उसके लिए हमेशा नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से लेटर आते थे, मगर मेरे फादर ने उनमें से एक भी लेटर उस तक पहुंचने नहीं दिया। दरअसल वो सारे लेटर्स आए थे किंग हाउ किंगडम से, जहाँ पर चेन फैमिली की एक ब्रांच है। उसी चेन फैमिली का बेटा मुझसे थोड़ा सा बड़ा था और उसका नाम था चेन बाओजू। अब इस यहीं पर कट होकर हम सुइजैंग और लियो चेन को देख पाते हैं। सुइजैंग कहते अच्छा तो तुम थे जिसने जीशे को यहाँ भेजा। जिस पर लियो चेन कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे ही कहने पर वो आपसे 3 कल्टिवेटर्स की मांग कर रहे। इनफैक्ट मैंने तो आपका काम आसान करने के लिए शाओलियांग को खुद ही यहाँ पर इनवाइट किया, ताकि आपको शाओलियांग के लिए इधर उधर भागना न पड़े। और रही बात बाकी की 2 कल्टिवेटर्स की, तो वो आप पर निर्भर करेगा। बताए फिर आप उन 2 कल्टिवेटर्स को हमारे हवाले कब कर रहे। जिस पर सुइजैंग कहते हैं कि लियो चेन बेवजह की नौटंकी बंद करो, हम दोनों भी अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें बस एक ही कल्टिवेटर की जरूरत थी। और अब हमें एक कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर चेन फैमिली के बाओजाओ नाम के बच्चे को वहाँ से ले जाया गया था और उसी बच्चे के बारे में बाओजिन भी चेनपिंग को बता रहा था कि दरअसल शीशांग मेरा सगा भाई नहीं है, उसका असली नाम ली शीशांग ना होकर चेन शीशांग है, यानी कि उसकी रगों में भी तुम्हारे जैसी चेन फैमिली का खून है। इधर सुइजैंग भी लियो चेन से कहने लगे कि तुम बस शीशांग को हासिल करना चाहते हो। जो सुनते साथ ही लियो चेन ने शाओलियांग को तुरंत ही वहाँ से वैनिश कर दिया। इधर बाओजिन शीशांग ने दिए हुए टैलिस्मान को चेक कर रहा था। वो चेनपिंग को बता रहा था कि मेरे भाई बाओजाओ को चेन फैमिली के पास भेज दिया गया और उनका बेटा यहाँ लाया गया। पता नहीं इन बच्चों की अदला बदली किसने की, लेकिन अब माहौल बदल चुका है। तुम्हारी चेन फैमिली की ग्रेव पर एक पेड़ उगाया। अरे अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस मैटर में इन्वॉल्व कैसे हुए। उस पेड़ के ग्रो होने का मतलब है इस दुनिया में एक नया सेंट बनेगा। दरअसल स्मॉल टाउन की चेन फैमिली तो पूरी तरह से वैनिश हो गई, अब तुम ही उनके आखिरी चिराग हो। मगर तुम्हारी लाइफ बाउंड पोर्सिलेन तो बचपन में ही ब्रेक हो गई थी और इसी वजह से मेरे बड़े भाई ने तुम्हारा सारा ट्रेजर तुमसे छीन लिया। वेल यहाँ पर चेनपिंग अब सीधे बाओजिन पर अटैक करने निकल पड़ता है, लेकिन उतने में ही बाओजिन का सर्वेंट वांग उसके सामने आ गया। वेल यहाँ पर वांग चेनपिंग पर एक जोरदार हमला करने वाला था, लेकिन उतने में ही चेनपिंग की फ्लाइंग सोर्ड ने आकर उस पर अटैक कर दिया। बाओजिन कह रहा था कि अरे वाह देखो तो इस मनहूस के पास एक फ्लाइंग सोर्ड भी आ चुकी है। और अब वांग उस पर हमला कर पाए इससे पहले चेनपिंग उसे एक लेटर थमा देता है जो कि डाली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर का था, यानी कि सुइजैंग का। तो उसे पढ़ते साथ ही वांग बाओ
बाउजिन को बता देता है कि मेरा काम है तुम्हें डेली डायनेस्टी तक एस्कॉर्ट करना, मैं इस मुकाबले में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि अब बाउजिन पूरी तरह से अकेला पड़ गया था। तो उसने शीशांग ने दी हुई डे एंड नाइट टैलिस्मान का यूज किया। दरअसल उस टैलिस्मान के एक्टिवेट होते साथ ही वहाँ पर एक ट्रू डेटी पहुँच गया। बाउजिन बता रहा था कि ये टैलिस्मान मुझे मेरे भाई शीशांग ने ही गिफ्ट किया था, तो इसका इस्तेमाल मैं मेरे भाई के फेवरेट पर्सन के ही खिलाफ कर रहा हूँ। बाउजिन कह रहा था कि शुक्र मना मेरी कल्टीवेशन कमजोर है, वरना यहाँ पर मैं एक की बजाय न जाने कितनी ही सारी डेटीज को समन कर सकता था। और फिर क्या उस डेटी ने चेनपिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। चेनपिंग यहाँ से वहाँ भागते हुए उस डेटी के अटैक को काउंटर कर रहा था। बाउजिन उससे कह रहा था कि तू तो बस एक गंदी नाली का कीड़ा है, तूने तो बचपन में ही मर जाना चाहिए था। और इतने में चेनपिंग ने अपनी सोड 15 को सीधे उसके टैलिस्मान पर हिट कर दिया, लेकिन वो तलवार भी टैलिस्मान को पियर्स नहीं कर पाई। बाउजिन कह रहा था कि तू आगे चलकर मेरी ली फैमिली के लिए खतरा बनेगा और इसलिए मैं तुझे पहले ही एलिमिनेट करना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ एंसेस्टर साउजी जी से कहने लगे कि हम तो अपने कल्टीवेटर्स तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सोड इमॉर्टल जू भी अपने सोड इंटेंट को रिलीज करने लगा, जो देखकर जीशी कहता है कि तुम जानते हो इमॉर्टल्स की फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती। अगर हमने बैटल की तो इस स्मॉल टाउन पूरी तरह से शटर हो जाएगा। जिस पर जू कहता है कि मैं 6 सालों से एक बार भी अपनी सोड को चला नहीं पाया, तो चाहती है कि वो तुम्हारी खून के मजे ले। और इतना कहते साथ ही उसने वहाँ पर एक रेल्म को ओपन कर लिया। इस दुनिया के समंदर में तूफान आया था और वहीं पर एंसेस्टर साउजी ने भी अपनी ग्रीन एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक और फेरी भी पहुँच चुकी थी, यानी कि सब लोग मिलकर जीशे को मारना चाहते हैं। और उतने में मास्टर वन भी वहाँ पर पहुँच गए। वो कह रहे थे कि स्मॉल टाउन में फाइटिंग करना अलाउड नहीं, मगर तुम लोग तो मेरे नियमों को हल्के में ले रहे हो, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।